हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन आईएएस। स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपीएससी 2025 यानी यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स की नेक्स्ट 6 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अभी टाइम है हमें प्रीलिम्स स्टार्ट करने का। बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो सकते, क्योंकि यदि आप मेंस पढ़ते रहोगे और लास्ट स्टेज पर आप प्रीलिम्स स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो चांस ये रहेंगे कि शायद हमारा प्रीलिम्स पास ना हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हो। तो इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा हर्डल है हिंदी मीडियम के लिए, तो हमको थोड़ा मतलब पहले ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने दिसंबर से ही अपना प्लान तैयार कर लिया है कि थोड़ा थोड़ा दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और जनवरी से पूरा शिफ्ट हो जाएंगे प्रीलिम्स की तरफ। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं इसमें हम प्रत्येक सब्जेक्ट की क्या क्या मतलब सोर्स हो सकते हैं, मेरे क्या सोर्स हैं, आप क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे इतर भी आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन एक जनरल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से सोर्स आपको पढ़ने चाहिए, फिर क्या पीवाईक्यू लगाने चाहिए, मॉक कितने लगाने चाहिए, ठीक है, रिवीजन कितने करने चाहिए, और इसके अलावा कौन कौन सी बाकी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए हमें प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ते समय। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम गवाए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर जियोग्राफी का सबसे पहले प्लान रखा है, तो जियोग्राफी का प्लान रखने के पीछे भी मेरा एक साइंटिफिक रीज़न है। उसको भी मैं वीडियो के बीच में ही डिस्कस करूँगा। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आप यहाँ पर 20-25 मिनट 30 मिनट जो भी गवाएंगे वो काफ़ी काम के होने वाले हैं। हो सकता है कि आपको आने वाले 6 महीने में ये 20-25 मिनट परेशान ना करें, क्योंकि 6 महीने अगर आप ये सोचते रहे कि मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं, कैसे पढूं, तो आपका ये 20-25 मिनट से ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, और वो आपको परेशान ज़्यादा करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अभी 20-25 मिनट दे दो, है ना मुझे। तो शायद मैं आपकी इन सभी समस्याओं का, सभी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश कर सकूं, है ना। तो चलिए फिर वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर जियोग्राफी का प्लान लिखा है, तो जियोग्राफी में आप देखेंगे एवरेज पर ईयर 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर मैंने डिज़ाइन किया कि क्या पढ़ना चाहिए, और ये भी देखा मैंने पिछले 5-6 सालों में क्वेश्चन कहाँ से यूपीएससी ज़्यादा बना रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने अपने सोच रखे हैं पढ़ने के। जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़नी है, 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी के लिए सबसे पहले पढ़नी है। ठीक है, तो ये कौन सी एनसीईआरटी होंगी, ये न्यू एनसीईआरटी होंगी। अब न्यू एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं कि आप जाओ और बुक शॉप से उठा के ले आओ कि भाई ये आ गई न्यू एनसीईआरटी, अब पढ़ेंगे हम इनको। ऐसा नहीं करना है गलती से भी। न्यू कहने का मतलब मेरा इतना है कि जो अभी लेटेस्ट चल रही हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर जो अभी चल रही है एनसीईआरटी, वो न्यू है। पहले जो चलती थी वो ओल्ड है और अभी न्यू है। तो न्यू का मतलब ये नहीं कि मार्केट से ले आओ। 2 साल अगर पुरानी आपके पास एनसीईआरटी रखी है तो ये मत सोचना कि वो ओल्ड एनसीईआरटी है, वो भी न्यू है। तो न्यू का मतलब इतना है। ठीक है, तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है। और इसमें कैसे पढ़नी है, तो आप एक काम करना, 6, 7, 9, 11 पहले पढ़ना, इसके बाद में 8, 10 और 12 बाद में पढ़ना। उसके पीछे वजह है, इन जो एनसीईआरटी में जो पहले मैंने बताई 6, 7, 9, 11, इसमें सिमिलर टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना है कि आपके जो स्टैंडर्ड है वो केवल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, नॉलेज का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 8, 9, 8, 10, 12 में है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर टॉपिक उसमें दिया हुआ 8 में, मिनरल्स टॉपिक उसमें दिया हुआ 8 में, तो वो 10 में भी मिलेगा और 12 में भी मिलेगा। ठीक है, बस स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। इसके बाद में क्या करें, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आपको करना है कि पीवाईक्यू लगाने 15 साल के। अब मैं 15 साल के पीवाईक्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक पहला तो एक रिपीटेशन हो जाता है एक आध क्वेश्चन का, तो वो ज़रूरी है। दूसरा, आपको मतलब पीवाईक्यू से फ़िल्टर करने का मतलब नॉलेज हो जाएगा, या फ़िल्टर करने का समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, कि हमें मान लो कोई चीज़ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, तो क्या एनसीईआरटी में सभी चीज़ें काम की हैं? नहीं। ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि काम की नहीं है? तो ये हम यूपीएससी के पीवाईक्यू मदद से हम जान पाएंगे कि काम की है कि नहीं है। क्योंकि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, किस लेवल तक जा रहा है, तो हम उस तरीके से जान पाएंगे कि एनसीईआरटी में क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, और
क्या बाकी एनसीईआरटी के लिए इनफ है, या फिर और कोई सोर्स पर, माजिद हुसैन पर, खुल्लर पर, इन सब पर, जीसी लियोंग पर, इन पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वो पीवाईक्यू से। फिर इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर मैपिंग। करंट मैपिंग का यूपीएससी में फ़िलहाल के कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ा है। आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में 3 से 4 क्वेश्चन करंट मैपिंग से पूछ रही है यूपीएससी। कम से कम बता रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन करंट मैपिंग से। तो करंट मैपिंग हम कहाँ से करेंगे भाई, और स्टैटिक मैपिंग भी साथ में ही करनी है सभी कॉन्टिनेंट की, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, ठीक है, अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी महाद्वीप की स्टैटिक मैपिंग भी करनी है। स्टैटिक मैपिंग में क्या करना है, स्टैटिक मैपिंग में जैसे कोई लेक्स है, कोई रिवर है, रिवर कैसे फ्लो हो रही है, लेक्स किस डायरेक्शन में दी हुई हैं, यदि लेक्स दी हुई हैं तो कौन कौन से कंट्री को कवर कर रही हैं। करंट मैपिंग में इतना कि जैसे मान लीजिए अभी इजराइल फ़िलिस्तीन, इजराइल लेबनान, इजराइल ईरान, ये वॉर छिड़े हुए हैं, या अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ जो है वो चर्चा में रहती हैं पर ईयर। और इसके बाद में दक्षिण अमेरिका में जैसे कि बोलीविया, जो कि तख्तापलट से अभी जैसी घटना होने से बच गई है ना, हालांकि वो सक्सेस नहीं हुई लेकिन चर्चा में है। तो इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं, जब वो चर्चा में रहती तो इनका नेबरिंग कंट्रीज का आप देख लीजिए कि नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं जो बाउंड्री शेयर कर रही हैं। दूसरा, कोई वाटर बॉडीज है कि नहीं है यहाँ पर, यदि है तो कौन कौन से स्टेट से वाटर, मतलब कौन कौन से कंट्रीज से वाटर बॉडी टच कर रही है। इसके बाद में यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स है, ठीक है, जैसे मगरेब रीजन है इसराइल का। तो इस तरीके के जो मतलब करंट मैपिंग के लिए टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। इसके बाद हमें फैक्चुअल डाटा पर बहुत ध्यान करना है। जियोग्राफी में फैक्चुअल डाटा को मस्ट भी रिमेंबर है ना, बहुत ज़्यादा याद रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे एक स्विट्जरलैंड का क्वेश्चन आया था, शायद 2023 में आया था, 2022 में आया था, जो भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उस समय था कि स्विट्जरलैंड के पास सबसे ज़्यादा खनिज भंडार हैं या सबसे ज़्यादा सोने के भंडार हैं, जबकि एनसीईआरटी में एक बॉक्स में, जो साइड बॉक्स होते हैं, उसमें लिखा होता है क्या आप जानते हैं। तो स्विट्जरलैंड के पास में कोई भी मतलब खनिज भंडार नहीं है या सोने का भंडार नहीं, इस तरीके का लिखा हुआ है, ठीक है। तो और वहाँ पर क्या पूछा यूपीएससी ने, जस्ट रिवर्स कर दिया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जल का था। जल की एक 6 क्लास के एनसीईआरटी में पूरी तालिका दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में पूरा डिवीजन दिया हुआ है कि कितना परसेंट जल किस उसमें पाया जाता है फॉर्म में, जैसे कि बर्फ़ के फॉर्म में कितना, नदियों में कितना, झीलों में कितना, महासागर में कितना, लवणयुक्त झीलों में कितना, भूमिगत जल कितना। तो ये सब इस तरीके से। एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन है इंडिया और चाइना के जो लैंड है, भूमि है, उसके यूज पर, जैसे कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि पर पूछा था कि कितनी कृषि योग्य भूमि और कितनी सिंचित भूमि भारत के पास है, चाइना के पास है। तो इस तरीके का डाटा था, वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक तालिका में, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है कि जियोग्राफी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए फैक्चुअल डाटा को याद रखना है, एनसीईआरटी को एक स्पेशल, ठीक है। अब एनसीईआरटी हमको पढ़नी है क्योंकि ये हमारा बेस सोर्स है, तो इसको हमें कम से कम 3 से 4 बार तो पढ़नी ही चाहिए। तो हम कैसे पढ़ें 3 से 4 बार? फर्स्ट टाइम हम दिसंबर में पढ़ लेंगे। अब दिसंबर में क्यों मैंने सबसे पहले इसको रखा, क्योंकि देखो अभी हमारा मेंस चल रहा होगा, ठीक है, मेंस पढ़ रहे होंगे हम अभी। तो मेंस के साथ साथ हम एकदम से बिल्कुल लव अफेयर तो छोड़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे हम मतलब मेंस को छोड़ेंगे, तो इसके लिए हम एकदम से नया सब्जेक्ट कर लेंगे तो फिर परेशानी होगी, है ना, माइंड सेट उतना जमेगा नहीं। तो इसलिए हम कहानी के रूप में 6-7 क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं 2-4 दिन में, 10 दिन में, है ना। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगी, अब इसमें आप हो सकता है कि कोई कहे कि मैं जियोग्राफी को क्यों उठाऊं, मैं तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी भी तो पढ़नी है, तो उसको उठा लूँ। हाँ, तो आप उसको भी उठा सकते हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। पहले मैंने जियोग्राफी को पहले रखा, क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक है कि इन्वायरमेंट भी कवर होगा अभी, ठीक है। तो पहले हम दिसंबर में फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, सेकंड टाइम हम फरवरी में, क्योंकि जनवरी में आप दूसरा सब्जेक्ट देख लीजिए, क्योंकि इसी को अगर कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे तो फिर और दूसरे सब्जेक्ट को टाइम कब देंगे। तो जनवरी में आप दूसरे सब्जेक्ट देख लीजिए, फरवरी में फिर इसको पढ़ना है, ठीक है। और इसी समय हमें शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर फिर ये सभी बुक्स का रिवीजन करना इतना आसान रह नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो
शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई। ये देखिए अब जो थंबनेल आपको दिख रहा होगा, तो ये वीडियो मैंने अभी 7-8 दिन पहले ही बनाई थी, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, स्पेशली NCERTs के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके इसको देख लीजिए या फिर चैनल पर जाके विजिट कर लीजिए। आपकी जो भी समस्या है, शॉर्ट नोट्स आपसे नहीं बनते हैं, वो आराम से बनने लगेंगे। कैसे बनाने हैं वो मैंने वहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हमें थर्ड टाइम अप्रैल में पढ़ना है। वो भी क्या पढ़ना है, पूरी बुक्स नहीं पढ़नी, शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है थर्ड टाइम में अप्रैल में, और फोर्थ टाइम में हमें मई में करना है। मई में हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है। उसमें से एक ये भी है, 15 मतलब 12 से 18 मई के बीच में आप इसका रिवीजन कर लीजिए, फाइनल रिवीजन, ठीक है ना। अब देखिए हो सकता है किसी का 4 नहीं 5-6 बार रिवीजन हो, तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। फाइनल रिवीजन आपको मई के आसपास, मतलब मई में करना है 12 से 18 के आसपास, ताकि एक मतलब माइंडसेट बन जाए कि भाई यहाँ ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद में सबसे लास्ट में हमको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट कितने, मिनिमम 3, ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं लेकिन मिनिमम 3 तो लगाना ही है। इससे क्या होगा कि हमने जितना कुछ पढ़ा है उसका मतलब एक प्रैक्टिस हो जाएगी। हालांकि PYQ हम लगा चुके हैं, तो इससे हमें ये पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मतलब मॉक टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि तो नए क्वेश्चन मिल जाएंगे, और दूसरा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करें, क्या कोचिंग वोचिंग में जाएं, पैसे भराएं पूरे 10-20 हज़ार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप बस फोटोकॉपी की शॉप पर जाइए, वहाँ पर किसी भी कोचिंग का, विजन का, दृष्टि का, फोरम IAS का, नेक्स्ट IAS का, जो भी है, जिसका भी आप लगाना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, उसकी टेस्ट सीरीज वहाँ से परचेज करके लाइए। बहुत ज़्यादा रुपए की नहीं आती है, 1000 रुपये के समथिंग, 1200 रुपये के समथिंग पूरी टेस्ट सीरीज आ जाएगी। और यही टेस्ट सीरीज आप यदि कोचिंग में लगाने जाओगे तो ये 10-10 हज़ार रुपये की देते हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ से जाके परचेज करके लगा सकते हैं, 1000 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं, इतना तो होते हैं पैसे, है ना। तो चलिए फिर मॉक टेस्ट लगाना है। ये हो गया हमारा जियोग्राफी का कंप्लीट प्लान। अब हमें इन्वायरमेंट का प्लान देख लेते हैं। इन्वायरमेंट को मैंने इसके साथ ही क्यों रखा, क्योंकि देखो जिसने पहले जियोग्राफी पढ़ ली, इन्वायरमेंट पढ़ना कंपेयर देन बहुत सरल हो जाएगा, और जिसने पहले इन्वायरमेंट पढ़ा उसको हो सकता है कि समस्या है। क्यों, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट में क्या है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो जियोग्राफी के मिक्स हैं, ठीक है, जियोग्राफी के मिक्स हैं। तो जब तक आप जियोग्राफी नहीं पढ़ते हैं आपको कंफर्टेबिलिटी नहीं आएगी इन्वायरमेंट को पढ़ने में, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखें, जैसे एवरेज इसमें 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं। ये 16 से 18 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन अप्रोक्स इससे मतलब जो स्टैटिक पोर्शन से आते हैं, बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं आजकल, और अच्छे खासे तगड़े क्वेश्चन आते हैं, ऐसे वैसे नहीं, है ना, हवा टाइट करने वाले, पसीना चढ़ा देते हैं कि भाई आप करके दिखा दो इनको। तो फिर देख लेते हैं, जैसे कि हमें स्टैटिक के लिए क्या पढ़ ले फिर। तो स्टैटिक के लिए हिंदी माध्यम में एक ही बुक अभी ज़्यादा चलती है, वो दृष्टि है, इसकी कोई बुक है, ठीक है। तो इसका हमें लेटेस्ट एडिशन लेना है, ओके, पुराना एडिशन मत लेना, मतलब या अगर आपके पास है तो उसको मत पढ़ना, क्योंकि उसमें डाटा जो है वो पुराना रहेगा, और अभी डाटा बहुत कुछ बदल चुका है। तो आप लेटेस्ट एडिशन लें, और इसको मिनिमम 3 टाइम्स, हो सकता है आप ज़्यादा भी पढ़ लें लेकिन मिनिमम 3 टाइम्स इसका रिवीजन करना है। इसके बाद में करंट अफेयर, तो करंट अफेयर PT 365 पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास और कोई सोर्स, यदि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है इंग्लिश मीडियम से हो तो, या फिर आपने मतलब हिंदी मीडियम से हो तो भी आपने इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू पढ़ा है, या फिर दैनिक जागरण, कुछ भी पढ़ा है, तो उसके अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या नोट्स बनाए हैं तो आप वहाँ उसको भी पढ़िए, लेकिन PT 365 को तब भी पढ़िए। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ एडवांस नॉलेज भी दी होती है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी होती है, तो वो भी आपकी टैकल हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो करंट अफेयर को आपको खासा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आते हैं, और अच्छे डीप नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं, ओके। इसके बाद में लास्ट में मतलब PYQ और मॉक। तो PYQ हमें लास्ट 15 ईयर के लगाने हैं, मॉक एटलीस्ट 4 लगाने हैं, मिनिमम 4 मॉक टेस्ट तो लगानी है, क्योंकि देखो अपने पास कोई सोर्स ज़्यादा तगड़ा है नहीं इसका, तो फिर हम मॉक टेस्ट के माध्यम से इसको हम कवर करने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए तो फिर अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं। अच्छा बताओ क्या हो सकता है मेरा अगला सब्जेक्ट, गैस करो, 2 सेकंड है आपके पास, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी मेरा अगला सब्जेक्ट है। किस किस का गैस सही निकला, जल्दी जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इंडियन पॉलिटी को देख लेते हैं। इसमें एवरेज 15 से 18 क्वेश्चन पर ईयर आ रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से हमने अपना सोर्स भी देखे हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है।
तो मेरा तो भाई क्लास नोट्स है, ठीक है, मेरा तो क्लास नोट्स है। मैं एम लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ता हूँ। एम लक्ष्मीकांत मैंने जब अपनी तैयारी 19 में स्टार्ट की थी तभी मैंने 3-4 बार पढ़ी थी, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो मैं तो क्लास नोट्स पढ़ता हूँ। मेरा क्लास नोट्स ऐसा है कि उसमें लक्ष्मीकांत भी कवर है, उसमें दृष्टि आइस की कुक बुक भी कवर है, उसमें राजेश मिश्रा सर के नोट्स भी कवर हैं, ठीक है, और उसमें मंजेश सर के नोट्स भी कवर हैं जो क्लास में उन्होंने पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो इसमें 4 जगह से पूरी मिश्रण है, एक कह सकते हैं मिश्रण है पूरा। और इसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि पिछले 2-3 साल से कोई भी क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन लगभग अगर छोड़ दें, हर साल 2 क्वेश्चन कम से कम बाहर होते हैं। इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन हो, मेरी बुक में जो कंटेंट है क्लास नोट्स का, उसमें आराम से वो मिल जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाषा भी, जो लैंग्वेज है ना, वो भी एज इट इज़ मिल जाती है, तो इसका मुझे फ़ायदा मिलता है। मेरे पॉलिटी के क्वेश्चन कम गलत होते हैं, ठीक है ना। तो क्लास नोट्स है मेरा। यदि आप क्लास नोट्स नहीं हैं, यदि आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तो आपके लिए तो एक ही सोर्स है, वो क्या है, एम लक्ष्मीकांत। सबसे ज़्यादा वही पढ़ते हैं, लगभग 95% अगर मैं कहूँ तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, ठीक है ना। तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तो मिनिमम 4 टाइम तो पढ़ना ही पढ़ना है, मिनिमम 4 टाइम। अब ये कब पढ़ना है, एक पहली रीडिंग जनवरी में, सेकंड मार्च में, 3 अप्रैल में और 4 मई में, ठीक है ना। अब ये नहीं कि देखो जब आप अप्रैल और मई में पढ़ने बैठे तो पूरी किताब पढ़ रहे हैं, नहीं। जब एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो सेकंड रीडिंग में आप इसमें मार्क कर लेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ रीडिंग में आप उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, केवल उन्हीं को पढ़िए, और कुछ जो मेंस के सब्जेक्ट मतलब टॉपिक हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर ग्रुप वगैरह जो उसमें दिए हुए हैं, तो आप उनको हटा सकते हैं, वो नहीं पूछे जाते, तो आपका कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, तो इसके बाद में वही 15 ईयर के PYQ, ओके। इसके बाद में करंट अफेयर PT 365 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और इसमें भी क्या करना है, तो इसमें मेजर इशू देखने हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बिल सबसे ज़्यादा दिए होते हैं, ठीक है ना। PT 365 में बिल कवर किए होते ज़्यादा, तो बिल वगैरह को हमें देखना नहीं है, उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, हार्डली एक आध दो, अगर एक आध पूछ लिया, एक आध दो नहीं, एक ही अगर पूछ लिया तो मुश्किल है, नहीं तो नहीं पूछते हैं बिल वगैरह, है ना। तो वो सबसे ज़्यादा हमें मेजर इशू में क्या, जैसे कि CJI का भी मुद्दा है, या फिर कहें कि किसी में लोकसभा सांसद की अयोग्यता संबंधी मुद्दे हैं, या विशेषाधिकारों संबंधी मुद्दे हैं, या कोई मतलब संसद की समितियां हैं उनके कोई मुद्दे हैं, तो अगर ये कोई इशू चर्चा में है तो इनको हमें देख लेना है, अच्छा खासा देख लेना है डीप में। या फिर बार काउंसिल का कोई इशू है, ठीक है, वकीलों का, एडवोकेट्स का, तो ये सब देख लेने हैं, इनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके बाद में क्या, इसके बाद में मॉक टेस्ट कितनी, मिनिमम 3 तो लगानी ही है, ठीक है। इसके बाद आप जितना जा सकते हैं। फिर NCERT, एक NCERT पढ़नी है आपको लक्ष्मीकांत के अलावा भी, वो है 11th क्लास की NCERT, हमारा संविधान, है ना। छोटी सी किताब है, 1 दिन में कवर हो जाएगी। यदि आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो 2 दिन ले सकते हैं, तो 1-2 दिन में कवर हो जाएगी। इसमें है क्या है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी है। कभी कभी UPSC क्या है ना, टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है एक आधा, और हर बार एक ना एक तो डाल ही देता है, जैसे संवैधानिक सरकार क्या होती है, राज्य क्या होता है, ठीक है, मूलाधिकार क्या होते हैं। तो इस तरीके के जो टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, तो वो पूछ लेता है, तो आसानी से उसमें भाषा भी मिल जाती है। UPSC चाहे पता नहीं क्या वहीं से क्वेश्चन बनाता है क्या नहीं, जो ये टर्मिनोलॉजी वाले हैं, तो वहाँ पर एज इट इज़ मिल जाती हैं चीज़ें, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आपके 1-2 क्वेश्चन तो सही होके ही रहेंगे फिर। चलिए, पॉलिटी का हमने कवर कर लिया। अब है हमारा इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी में क्या करना है, देखो एवरेज 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 22-25 भी हो सकते हैं, मैंने एवरेज मान के चला है ना। एवरेज 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्लास नोट्स और प्रिंटेड। मेरा तो ये है, क्लास नोट्स और प्रिंटेड पढ़ता हूँ मैं इसके लिए। और यदि आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है तो आपके लिए हो सकता है कि संजीव वर्मा बुक को पढ़ लेना, वो ठीक है, क्योंकि उसमें फालतू की चीज़ें नहीं दी हुई हैं। जैसे रमेश सी में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें दी हुई हैं और मोटी भी है, तो संजीव वर्मा की बुक है, उनको आप पढ़ सकते हैं, वो मतलब कम समय में भी तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा यदि आप मृणाल पटेल सर के वीडियो लेक्चर हैं आपके पास अवेलेबल, तो वो बहुत अच्छा है, फिर उनको आप देख लीजिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन के समान है वो, है ना।
तो मृणाल पटेल सर के वीडियो लेक्चर, साथ में उनके हैंड आउट्स जो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में हैं, तो जो इसको कहें कि इंग्लिश में है ना, तो मृणाल पटेल सर के वीडियो लेक्चर प्लस हैंड आउट्स ये अपना बेस सोर्स होना चाहिए। इसके बाद में करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन अपने करंट से ही टैकल होते हैं। तो इसके लिए PTT 65 और लास्ट 2 ईयर की इकोनॉमिक सर्वे। अब ये पूरी मत पढ़ने लग जाना कि भाई हम 500 पेज की निकलवा लाए और पढ़ रहे हैं बढ़िया बैठ के, तो पता चले कि 6 महीने तक इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए वो नहीं पढ़ना है, समरी देख लेना है, कोई भी कोचिंग का विजन का वगैरह का समरी देख लेना है। इसमें कितने 70 80 पेज में कवर हो जाती है समरी, तो उसको देख लेना है। लगभग 100-120 पेज के आसपास आपको मतलब दोनों में काम के होंगे, दोनों साल की समरी में। इसके बाद बजट आएगा, लेटेस्ट जो बजट है उसमें देख लेना, आपको कुछ घोषणाएं वगैरह दी होंगी, कुछ स्कीम्स दी होंगी, तो उनको पढ़ लेना है। और इसके बाद में जब करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए तो PYQ लास्ट 15 ईयर, देन PYQ लगाने। और फिर है मॉक टेस्ट कितने, मॉक टेस्ट मिनिमम 5 क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ज़्यादा मॉक टेस्ट क्यों देने हैं, क्योंकि अपने पास कोई स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं है अपना बेस सोर्स। तो मॉक टेस्ट के माध्यम से सब्जेक्ट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो 500 MCQ हो जाएंगे यहाँ पर मॉक टेस्ट के सेक्शनल, 500 MCQ हो जाएंगे। 500 में से मान के चलिए कि 150 से 200 मतलब टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, 150 से 200 टॉपिक कवर हो रहे हैं, और 150 से 200 टॉपिक वो होंगे इनमें मॉक टेस्ट में जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो फिर यहाँ पर और फिर इसका जो एनालिसिस दिया होता है ना, डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो दिया होता है मॉडल आंसर के रूप में, तो वो उसको भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो वहाँ से हमारा कवर हो जाएगा बढ़िया इंडियन इकोनॉमी पूरा। अब यहाँ पर देखो मैंने नोट लिखा है, ये बहुत ही काम की चीज़ लिखी है। नोट आपको सरल कर देगी इकोनॉमी को। यदि आपको इकोनॉमी तंग करती है तो आपके लिए कुछ एक मतलब ऑप्शनल काम हो सकता है। नोट में है मनी एंड बैंकिंग प्लस एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर, इस दोनों सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। क्या, मनी एंड बैंकिंग और एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर। मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से हमें पर ईयर देखने को मिल रहे हैं। मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग और एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें एक्सटर्नल सेक्टर में FDI FBI वगैरह जो भी हैं वो सब, और मनी एंड बैंकिंग में रेपो, रिवर्स रेपो, या फिर उनका कोई ऑपरेशन वगैरह चल रहा है, RBI का कुछ प्लान्स हैं, RBI के कुछ कार्य हैं, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे ना। तो 8 से 10 क्वेश्चन हमें इस साल मतलब हर बार देखने को मिलते हैं इस साल। क्या, तो चलिए हमने इकोनॉमी देख लिया, अब हम देखते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री में क्या, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, इन चारों को जल्दी जल्दी कवर करते हैं। एंशिएंट में हमें क्या पढ़ना है, न्यू NCERT। कौन कौन सी क्लास की न्यू NCERT तो हमें पढ़नी है, देखो 6 क्लास की, 7 क्लास की और 12 क्लास की, ठीक है। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, 7 6 12, 6 में एंशिएंट दी हुई है, ठीक है, 7 में मिडिवल दी हुई है और 12 में एंशिएंट पूरी दी हुई है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। तो हमें ये पढ़नी है। 9th 10th और 11 हमें क्यों नहीं पढ़नी, क्योंकि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है। और 8 हमें इसलिए नहीं पढ़नी क्योंकि स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो फिर हमें 8 क्लास की NCERT उसमें मॉडर्न दी हुई है वो नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो NCERT पढ़नी है न्यू वाली, ये 6 और 7 की तो हमारी एक ही दिन में कवर हो जाएंगी, ठीक है। 6 और 7 की हमारी एक दिन में कवर हो जाएंगी। और इसके लिए मैंने वीडियो भी बना दिया है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ना। तो शॉर्ट नोट्स बना लेना आप, 6-7 के, 12 के भी बना लेना, ताकि हमें लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, एक ही दिन में तीनों का रिवीजन हो जाए। न्यू NCERT पढ़ ली हमने, इसके साथ में हमें महेश कुमार बर्डवाल के जो NCERT सार आता है उसको पढ़ना है। आपका कोई और भी सोर्स हो सकता है, आप उसको पढ़ लीजिए। मैं महेश कुमार बर्डवाल को पढ़ूंगा इस बार, NCERT सार को। क्यों, क्योंकि इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अच्छी दी हुई है, कम पेजेस में अच्छे काम का कंटेंट दिया हुआ है, तो इसलिए इसको और इसको मिला के अपना NCERT तैयार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम अच्छा सोर्स तो होना चाहिए। इसके बाद PYQ लगाने लास्ट 15 ईयर के, मॉक टेस्ट लगाने हैं 3, मैक्सिमम 3। यहाँ पर मैक्सिमम, हर जगह मिनिमम लगे, मैंने यहाँ पर मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे कि आप मिनिमम लगाएं, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो मैक्सिमम 3 लगा सकते हैं। हो सकता है आप 2 भी लगाएं तो इनफ है 2 भी, ठीक है। फिर मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन करना है, ये तो सबके लिए ज़रूरी है कि रिवीजन 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 तो करना ही करना है। फिर मिडिवल के लिए क्या, सतीश चंद्र और वही महेश बर्णवाल, 2 में से एक ले सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर दोनों को नहीं पढ़ना है, 2 में से एक ले सकते हैं। यदि आपने सतीश चंद्र पहले से पढ़ी है तो महेश कुमार बर्णवाल को नहीं पढ़ना है।
और यदि आपने महेश कुमार बर्णवाल सतीश चंद्र नहीं पढ़ी है तो मैं कहूँगा कि आप महेश कुमार बर्णवाल पढ़ लीजिए, है ना। उसमें 20 से 25 पेज दिए हुए हैं, लेकिन काम के हैं वो, ठीक है। 2 बार रिवीजन करना है कम से कम, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है इसमें। PYQ लगा लेना, लास्ट 15 ईयर के मॉक टेस्ट लगा लेना, मैक्सिमम 2, है ना। 2 तो लगा ही लेना, क्योंकि क्या है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। और मिडेबल में क्या है ना, कुछ मैं सिर्फ 7 क्लास की NCERT अभी क्यों बोला था मिडेबल की, क्योंकि कुछ जो मतलब अतरंगी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ मिल जाते हैं। जैसे जो बॉक्स में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, बॉक्स में जो NCERT में इंफॉर्मेशन दी होती है वो बहुत काम की होती है, वहाँ से UPSC एक आध क्वेश्चन उठा लेता है, तो वो हमें ध्यान लेना है कि वो वाले क्वेश्चन हमसे ना छूटें। इसके बाद में मॉडर्न देख लेते हैं। मॉडर्न में क्या, मॉडर्न में वन ऑफ स्टॉप सोल्यूशन, स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्यों, बिपिन चंद्रा क्यों नहीं, तो इसके लिए मेरा एक सजेशन ये है कि क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में अच्छे तरीके से यूज आती है ना, तो इसलिए स्पेक्ट्रम पढ़ लेना है। थोड़ी मोटी है, बट एक बार आप पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम में आएगी, है ना। इसको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना है ना। फिर PYQ लास्ट 15 ईयर मॉक टेस्ट मिनिमम 3, यहाँ पर आप 4 भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि पिछली साल क्वेश्चन नहीं आए, 2-3 क्वेश्चन ही आए, बट UPSC है भाई, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले 8-8, 10-10 क्वेश्चन आ रहे थे, 12 क्वेश्चन तक आए हैं, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को नज़रअंदाज मत करना, हल्के में मत लेना, ओके। इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में क्या, नितिन सिंघानिया, अरे बाप रे, नितिन सिंघानिया, ये तो बहुत मोटी किताब है। नहीं, मोटी है, पर इसमें सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, सभी नहीं पढ़ने, ठीक है। मैंने इसको कम से कम 6 से अभी 7 बार पढ़ी है, तो मैं तो भाई पूरी पढ़ी थी कम से कम 3-4 बार। अब मुझे पता चल गया कि उसमें पूरी में उतना ज़्यादा काम का है नहीं, तो सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं। सिलेक्टिव टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं, तो यदि आप नहीं जानते कि सिलेक्टिव टॉपिक कौन कौन से हमें तैयार करने चाहिए, तो यदि आप कमेंट कर दें तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा 4-5 मिनट का, कि कौन कौन से सिलेक्टिव टॉपिक होने चाहिए, ठीक है। नितिन सिंघानिया के आराम से देखो, मैंने पूरी पढ़ी थी, मुझे कितना समय लगा, 7 दिन लगे थे, 7 दिन लगे थे। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर से, तो मैंने उस समय पढ़ लिए थे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नितिन सिंघानिया के सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ता हूँ, उनमें कितना समय लगता है, उनमें हार्डली 2 दिन लगते हैं। अगर 2 दिन में मेरे 4 क्वेश्चन का कंटेंट तैयार हो रहा है, क्योंकि देखो 2024 में भी जो क्वेश्चन आए ना, वो बहुत सी जो नोट्स से हैं उनमें भी कवर नहीं थे, या फिर जो मार्केट में और कंटेंट है उसमें भी पूरे क्वेश्चन कवर नहीं थे, लेकिन नितिन सिंघानिया में वो सारे क्वेश्चन कवर हैं, ठीक है। तो इसलिए भले ही थोड़ा 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ऐसा सोच रखो जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो नितिन सिंघानिया पढ़ लेना आप। इसके बाद में करंट अफेयर PT 365, है ना, ये ज़रूरी है, क्योंकि किसी को GI टैग मिला है या कोई चर्चा में रहा मंदिर है, ये सब चीज़ें तो ये करंट अफेयर के लिए ज़रूरी हो जाती हैं, या फिर इसको ने किसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया है, घोषित किया है, तो वो भी ज़रूरी है। तो करंट अफेयर PT 365 इनफ है। PYQ लास्ट 15 ईयर, क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता ही है। फिर मॉक टेस्ट मैक्सिमम 2, ज़्यादा नहीं भगना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अपन 1500 को, मतलब ये कहें कि 15 साल के अगर PYQ देखेंगे तो 4-15-20, 150 से 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट, या कहें कि प्रैक्टिस, तो मॉक टेस्ट 2 इनफ है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला सब्जेक्ट क्या हो सकता है। अगला सब्जेक्ट है भाई साइंस टैग। साइंस टैग हमेशा पीछे रखते हैं, और साइंस वाले गुस्सा भी हो रहे होंगे कि हमारा सब्जेक्ट भाई सबसे पीछे क्यों लाते हो, इतनी दुश्मनी क्या है हमारे। दुश्मनी नहीं है, इसमें क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमने सबसे लास्ट में रखा। और दूसरा ये भी है कि इसके लिए कोई अपने पास सोर्स भी नहीं है ना, बेस सोर्स नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा करंट बेस्ड होता है, तो उतना ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्लास नोट्स अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो NCERT 9 से 12 सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं NCERT के भी। साइंस की NCERT, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मत पढ़ने लग जाना, नहीं एक धुर्र पढ़ रहे हैं आप, तो वो नहीं पढ़ना है 9 से 12 तक की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं। बायोलॉजी की NCERT पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि UPSC भी बायोलॉजी को ही ज़्यादा ध्यान में रखता है, फिजिक्स केमिस्ट्री को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखता, ठीक है। इसके बाद में मैं करंट अफेयर पर खासा ध्यान रखना है, क्योंकि देखो मैंने 2 स्टार इसमें लगाया, 2 स्टार PYQ में लगाए हैं, तो करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके लिए क्या करें हम, PT 365, या फिर आपकी कोई मतलब आपने नोट्स बनाए हैं इंडियन एक्सप्रेस से या फिर द हिंदू से, तो आप उनको भी देखिए, साथ में PT 365। और लास्ट टाइम पर जब आप अप्रैल वगैरह में, मई में आप देख रहे होंगे, तो यूट्यूब पर मैराथन आएंगे, ठीक है, साइंस टैग के
कुछ जो कोचिंग संस्थान है वो मैराथन डालेंगे, तो आप उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ओके, तो फिर इसके बाद में क्या PYQ लास्ट 15 ईयर, क्योंकि यहाँ से रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन एक आध दो, तो ठीक है ना। फिर लास्ट में मॉक टेस्ट मैक्सिमम 3, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नहीं मिल जाते हैं हमें, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं मिल जाते हमें, इसलिए मॉक टेस्ट लगा लेना है। मॉक टेस्ट क्या भाई, कैसे लगाना है भाई कि पूरी मार्केट से ख़रीद के लाना है, कोचिंग में कहीं नहीं जाना है, ठीक है, फालतू पैसे वैसे नहीं गवाना है। तो ये तो हो गए हमारे मेजर सब्जेक्ट जहाँ से हमारे क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। इसके बाद में हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। तो हमें देखिए मिनिमम 10 to 12 FLT तो देनी ही देनी है, 10 to 12 FLT। तो ये कितनी, 1000 से 1200, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन 10 से 12 FLT तो कम से कम देनी ही देनी है, ताकि हमारा एक माइंडसेट बन जाए कि पूरी जो फुल लेंथ होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है ना FLT, तो उसमें हमारे क्या एवरेज स्कोर रह रहा है, ठीक है। इसके बाद में टेस्ट अटेम्प्ट ऑन OMR, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट मत देना, कुछ कोचिंग संस्थान क्या है ना, ऑनलाइन मोड में दे देते हैं और आप उसी मोड में अटेम्प्ट करने लग जाते हो। आपको OMR पर क्यों देना है? UPSC कभी ऑनलाइन करवाता है क्या? नहीं ना। तो OMR पर इसलिए देना है ताकि आपकी हैबिट हो जाए, एक तो गोले भरने की, दूसरा या जो आपका OMR भरने में टाइम किल होगा, OMR फिल करने में टाइम किल होगा, तो इसकी भी हैबिट हो जाए आपको कि हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कितने समय में करना है, ठीक है। आप ऑनलाइन मोड पर क्लिक किया, भर गया, इतने समय में क्या OMR पर गोला भर जाता है? नहीं ना। और फिर OMR पर गोला तो नहीं भरेगा, चलो ठीक है आप मैनेज कर लोगे, पर आपको एक प्रैक्टिस ये नहीं रहेगी कि आपने ऐसे गोला भरा, ये बाहर भी निकल गया, फिर किसी से टच हो गया, फिर है ना, तो ये बाहर निकल गया, किसी से टच हो गया, तो फिर क्या, ये तो फाउल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि OMR पर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो। ओके, फिर पॉजिटिव माइंडसेट को ध्यान में रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज UPSC प्री इज साइकोलॉजिकल वॉर, या फिर कहें कि मेंटल वॉर, ये बहुत ज़रूरी है भाई। आप इस जर्नी के दौरान, ये 6-7 महीने जो हैं प्रीलिम्स से पहले के, इनमें आप ये चीज़ ध्यान रखना कि पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे, क्योंकि आधा तो ऐसे ही निकल जाएगा, आधा प्री तो ऐसे ही निकल जाएगा यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ते रहे और लास्ट में आपने एग्ज़ाम हॉल में भी पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है, कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं किया। तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे साथ पिछली बार हो चुका है। कभी मैं, अभी तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है, दूसरी वीडियो में मैं कभी बताऊंगा कि मेरे साथ में क्या हुआ, मैंने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे मतलब रिस्क ली और मेरा मतलब अच्छा खासा स्कोर हुआ उसमें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अभी एक पार्ट हो गया अपना GS, और यदि CSET की बात ना करें इस वीडियो में तो वीडियो अधूरी रह जाएगी, ठीक है ना, और इनजस्टिस होगा और प्री भी नहीं निकलेगा। सही बात तो ये है, यदि आप GS पढ़ के चले जाओगे, CSET नहीं पढ़ोगे तो क्या प्री निकाल लोगे? कुछ नहीं, खाक नहीं कर पाओगे। तो CSET के लिए देख लेते क्या है। CSET के लिए रीजनिंग, देखो हिंदी मीडियम वाले रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए मैथ सबसे बड़ा दुश्मन होता है, खासकर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लिए। ओके, तो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा, मतलब ये वेरी स्ट्रॉन्ग मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। देखो ऐसा है नहीं कि 100% एक्यूरेसी हो, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि आपसे मिनिमम आपसे मिस्टेक्स हों, इसलिए मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यदि आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें से 16 से 17 क्वेश्चन आपके सही होनी चाहिए, इन दो सब मतलब टॉपिक से, इन दो सब्जेक्ट से, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से। इतना स्ट्रॉन्ग करना है आपको। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पूरे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे कि भाई 80 क्वेश्चन आते हैं CSET में और हम 70-75 कर रहे हैं अटेम्प्ट, ऐसा नहीं है। हार्डली आप 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक पहुँच पाते हो यदि आप अच्छा अटेम्प्ट करते हो तब भी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। रीजनिंग के बाद और कॉम्प्रिहेंशन के बाद कोई ऐसा नहीं है कि फिर अपन मैथ को पूरा छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है जिस साल हम एग्जाम दे रहे हैं वो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन दोनों को टप कर दे, या फिर रीजनिंग का रेशियो गिरा दे, कॉम्प्रिहेंशन का रेशियो गिरा दे, मैथ ज़्यादा बढ़ा दे। तो इसके लिए हमें कम से कम ऐसे टॉपिक तो पढ़ लेना है जो UPSC बिल्कुल ध्यान में रखता है, हर बार वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसके लिए सबसे पहले नंबर सिस्टम, सेकंड टाइम एंड वर्क, और तीसरा परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं पर ईयर, है ना। तो इनको ध्यान में रख लेना, इनको तो तैयार कर ही लेना है, इतना तो आप कर ही सकते हो। नंबर सिस्टम और परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क के 3 टॉपिक तो आप पढ़ ही सकते हो, तैयार कर सकते हो इतने समय में। इसके लिए क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है? तो यूट्यूब जिंदाबाद है अपना। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, मैराथन मिल जाएंगे। CGL वालों का आप देख लीजिए, SSC CGL वालों का, वहाँ से इसका मतलब बेसिक्स जो है तैयार कर लेना,
और बाकी यूपीएससी वाले तो मतलब यूपीएससी के लिए भी सीसेट की वीडियो काफ़ी पड़ी हुई है यूट्यूब पर, तो वो भी आप देख लेना। रीजनिंग के लिए क्या, रीजनिंग के लिए छोटी छोटी देखो दृष्टि के उस पर यूट्यूब चैनल पर छोटी छोटी वीडियो डली हैं 17-18 मिनट की, तो आप उनको देख लेना, उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पहला, और दूसरा आपके वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवीजन मतलब प्रैक्टिस करवाए हैं तो वो भी कवर हो जाएंगे। तो मैंने तो वही किया था, तो मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है यूपीएससी के सीसेट में, मेरी रीजनिंग कभी गलत नहीं होती ज़्यादातर, है ना। तो आप वहाँ से देख लेना, बाकी आपके और कुछ सोर्स हो तो वो भी आप देख लेना। लास्ट में PYQ लास्ट 10 ईयर, क्योंकि 2013 में तो अनाउंस ही हुआ था सीसेट, तो लास्ट 10 ईयर के जो भी जब से 2013 से अभी तक के जो भी PYQ हैं तो वो आप देख लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ से थीम रिपीट होती हैं, थीम रिपीट होती हैं, बस संख्या बदल देते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, ठीक है ना, थीम वही रहती है, तो आप देख सकते हैं PYQ को। तो फिर देखिए आज की वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या अपना स्मार्ट प्लान होना चाहिए, है ना, स्मार्ट तरीके से कैसे हमें अगले 6 महीने यूज करने हैं फॉर प्रीलिम्स। ओके, तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगर यदि आपको कुछ और टाइप की वीडियो मतलब क्वेरी है कि भाई हमको ये इस टाइप की वीडियो भी चाहिए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यदि मेरे बस में रही तो वो भी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।